प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास विषय लेकर एमए करने वाले विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में एक प्रश्न पत्र होता है, इतिहास दर्शन, जिसे हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं अंग्रेजी में। और यह प्रश्न पत्र अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग शीर्षक से चलता है। कहीं ये थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी चलता है। तो इसी सिलसिले में कल अपन ने बात की थी कि इतिहास विषय लेकर एमए करने वाले विद्यार्थियों को किन किन प्रमुख बातों का ध्यान होना चाहिए। वैसे तो ये हम आप लोगों को एमए उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में बताने से पहले एमए पूर्वार्ध के पाठ्यक्रम में ही बता देते हैं जब आप पहली बार कक्षा में आते हो कि आपको जब इतिहास में एमए करना है, पीजी करना है, तो इन बातों को ध्यान रखना होगा। उन सब बातों का संबंध अपने इस इतिहास दर्शन के प्रश्न पत्र से है, इसलिए कल मैंने उनका दोहरान किया था एक तरीके से। आज हम ये बात करेंगे कि इतिहास की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ हिस्ट्री क्या होता है। तो अब प्रकृति किसे कहेंगे आप? जब मैं प्रकृति की व्याख्या करने लगूंगा तो हमारा विषय बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसे बड़े ही सरल रूप में इस तरह समझ सकते हैं कि हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास का स्वभाव कैसा होता है। स्वभाव, तो इस वाक्य से आप समझ जाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है। चूंकि अपने देश में इतिहास को पढ़ने और पढ़ाने की जो पद्धति है वह अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई थी। उसके पहले भारत में इतिहास के प्रति दृष्टिकोण विद्वानों का अलग था। चूंकि हम अधीन थे, इसलिए जैसे अंग्रेजों ने चाहा वैसे हमें पढ़ाना शुरू किया। खैर, इतिहास तो इतिहास है, वह चाहे अंग्रेज पढ़ाएं चाहे उसको भारतीय पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाना क्या है और पढ़ाना कैसे है, यहां अंतर स्थापित हो जाता है। वो हमें इस तरह से पढ़ा रहे थे जैसे हमें कुछ आता नहीं है, और हम अब इस तरह से पढ़ते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन ढांचा वही खड़ा है जो अंग्रेजों ने यहां बनाया था। उस ढांचे में, उस खांचे में चीजों को हम उसी तरीके से फिट किए जा रहे हैं। तो जहां जहां यह अवसर होगा कि मैं आपको बता सकूं कि इतिहास का अपना भारतीय दृष्टिकोण क्या है, वहां वहां मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चूंकि हम एक विशिष्ट रचना में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम बातें उसी क्रम में करेंगे, उसी धारा में करेंगे जिस धारा में हमारा पाठ्यक्रम बना हुआ है और आपको परीक्षा में उत्तर लिखने हैं। तो क्या था? यह तो आप जानते ही हो कि इतिहास है वो अतीत की उन महत्वपूर्ण घटनाओं का वैज्ञानिक
दृष्टिकोण से अध्ययन है जिसका मानव जाति के भविष्य पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। इतिहास हमें बता देता है कि मानव जाति के लिए ऐसा किया जाना शुभ है, ऐसा किया जाना अशुभ है, यह करने में लाभ है, यह करने में हानि है। ये तो हम अपने भारतीय वाङ्मय के अनुसार भी जान सकते हैं और ज़्यादा अच्छा जान सकते हैं। खैर, लेकिन पहले जिस यूरोपीय पद्धति से अपन पढ़ रहे हैं उसमें इतिहास की जो विषय वस्तु थी वो मुख्य रूप से थी राजनीतिक। राजाओं की बात कर लो, उनके युद्धों की बात कर लो, उनके महलों की बात कर लो, उनके रहने सहने के ढंग की बात कर लो, संधियों की बात कर लो, हो गया इतिहास। लेकिन धीरे धीरे उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। कुछ पुस्तकें ऐसी आई जिन्होंने वो जो फ्रेम था, वो जो चौखट थी कि इतिहास को राजनीति के केंद्र में ही पढ़ना चाहिए, उस चौखट से बाहर खींच लाए लोग। एक पुस्तक है A.L. बाशम की, द वंडर दैट वाज इंडिया। उस पुस्तक में पिछली शताब्दी के 6 दशक में आई हुई किताब है वो। उस पुस्तक में बाशम ने इतिहास को राजनीति से समाज की ओर प्रस्थापित कर दिया, शिफ्ट कर दिया। पूरा तो नहीं किया, लेकिन वो दिशा पकड़ ली। और थोड़े दिन बाद में अपने भारतीय विद्वान D.D. कोशाम्बी साहब की किताब आई, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ए हिस्टोरिकल आउटलाइन। उसमें भी उन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री के बजाय प्राचीन भारत के समाज, प्राचीन भारत की संस्कृति, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, ऐसे बिंदुओं को छुआ। और हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि इतिहास का उद्देश्य ही कल्याण है। अथर्ववेद में एक श्लोक है, वो शुरू होता है सैवृहति सैवृति सैवृहति दिशाम अनुविचलत ताम इतिहासश्च पुराणम च गाथाश्च नाराशंसी चानुविचलत। कहना यह चाहता है कि इतिहास महान लक्ष्य की ओर लेकर जाता है। महान लक्ष्य के अनुसरण में इतिहास, पुराण, गाथा, इनको पढ़ना होता है। और इनको पढ़ने की विधा है इतिहास। छांदोग्योपनिषद में तो, छांदोग्योपनिषद, उसमें तो इतिहास को 5वां वेद कहा गया है। लेकिन चूंकि हम अंग्रेजी पद्धति में ढल गए ना, इसलिए इन बातों से ध्यान हट गया। अब हम ये बातें कर सकते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक मंत्र है यास्क के हवाले से,
वो कहते हैं कि ऋक, गाथा और इतिहास का सम्मिश्रण है निरुक्त। निरुक्त के संदर्भ में कहते हैं वो एक अलग विषय है, उसकी बात भी करेंगे बाद में। अब हुआ ये कि इतिहास का मतलब है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। इतिहास भारतीय शब्द है, कोई बाहर से आयातित शब्द नहीं है। जो आयातित शब्द है ना, वो तो है हिस्ट्री, और ये यूनानी शब्द हिस्टोरिया से निकला हुआ है, और उसका मतलब तो होता है अनवरत सत्य के अन्वेषण का क्रम, नॉलेज गेन्ड बाई प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। अब कहां तो ये कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, और कहां अनवरत सत्य के अन्वेषण का एक क्रम। बातें दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन हिस्ट्री शब्द का मतलब तो यह है कि आदमी या मनुष्य सत्य की खोज कर रहा है, और निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, यह कहने वाला भारतीय वाङ्मय आपको यह बताता है कि आपका लक्ष्य क्या है। मानव कल्याण है आपका लक्ष्य, और उस लक्ष्य के भीतर ही सत्य का अन्वेषण आ जाता है। तो आप देख लीजिए कि व्यापक दृष्टिकोण हमारा है या बाहर का है। तो वैसे अब प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि इतिहास का पिता कौन है, कोई इतिहास का पितामह कौन है। उसमें तो जो है वो नाम है हेरोडोटस का ही आता है। वो अलग बात है, मैंने उसकी वजह आप लोगों को बता दी। चूंकि हमारी कोई लड़ाई नहीं है विदेशी विद्वानों से, वो जो सही कहते हैं वहां हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं उसको, वो नहीं करें हमारी बात को न करें, उसी पद्धति पे हम चल रहे हैं। जब तक हम हमारा अपना एक ढांचा खड़ा नहीं कर लें, उन्हीं के नाम आएंगे बार बार। तो एक विद्वान हुआ है हीगल, वो कहता है कि इतिहास जगत के प्रति ईश्वर की परियोजना से संगति रखते हुए नैतिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। जो बात भारतीय दर्शन से संगति रखती है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं ना, बहुत आसानी से करते हैं। तो चीजें एक ही जगह पर जाकर रुकती हैं यदि उनको सोचने वाले लोग ईमानदार हों। तो निष्कर्ष तो यही है कि हम एक अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए काम करते हैं। लेकिन अब ऐसे विद्वान भी आ गए सब। कार्ल पापर हुआ है, वो कार्ल पापर क्या कहता है, इतिहास का तो कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। अच्छा, और जब इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता तो इतिहास पढ़ने की जरूरत क्या है? क्या सिखा सकता है हमें इतिहास? पापर का कहना है जिस तरह से प्रकृति होती है वो प्रकृति होती है, घटनाएं प्रकृति में घटती है, वैसे ही इतिहास में घटी हुई है। वो घटनाएं हमें नहीं बता सकती, प्राकृतिक घटनाएं हमें नहीं बता सकती कि हमें क्या करना है, वैसे ही इतिहास की घटनाएं नहीं बता सकती। अरे पापर महोदय ने ये नहीं सोचा कि प्रकृति से हम क्या नहीं सीखते, हमने सब कुछ प्रकृति से ही तो सीखा है। तो इस तरह के सिद्धांतों को नहीं माना जा सकता। कहना इसलिए जरूरी है कि प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस विद्वान ने कहा कि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता, और जो कहता है कि जिस तरह प्रकृति हमें नहीं सिखा सकती उस तरह से इतिहास भी नहीं सिखा सकता। बताना जरूरी है, और आपको यह ध्यान भी होना चाहिए कि इस तरह से सोचने वाले लोग भी हैं, उनका अपना चिंतन है, हम स्वागत करते हैं, विचारणा का हमेशा स्वागत है। लेकिन व्यक्तियों को
अपनी बातों के खंडन के लिए भी तैयार रहना चाहिए, खंडन भी उनको सहन करना पड़ेगा। अब कुछ कहते हैं कि इतिहास एक कहानी है। कहानी तो होती है, लेकिन वो सच्ची कहानी होती है, और मानव जाति के हित की लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए हम इतिहास की कहानियों में से सत्य का अन्वेषण करते हैं। एक विद्वान हुआ है हेनरी पीरे ने, कहता है इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। लेकिन इस कहानी में तो ये आएगा कि हमारे पास मोबाइल है और हम दुनिया में कहीं भी जुड़ सकते हैं, सूचनाओं का इसमें बम्बार्डमेंट है, बम्बार्डमेंट होता है यहां से सूचनाओं का। ये पर्याप्त नहीं है इतना कहना। कैसी सूचनाएं? क्या वो सूचनाएं आपके व्यक्तित्व का विकास करती हैं, व्यक्तित्व का संस्कार करती हैं? विकास से ज्यादा अच्छा शब्द व्यक्तित्व का संस्कार है। डेवलपमेंट नहीं हो सकता पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का। पर्सनालिटी और व्यक्तित्व में अंतर है, डेवलपमेंट और विकास में भी अंतर है, और संस्कार तो शब्द ही अपना है, उसका तो कोई किसी दूसरी भाषा में समानार्थी शब्द ही नहीं है। संस्कार का मतलब संस्कार, निरंतर सुधार। खैर वो अलग बात। तो उन्होंने कहा लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए। अपने भारत के विद्वान हुए हैं राहुल सांकृत्यायन, बड़े घुमक्कड़ थे, बड़े विद्वान थे, खूब घूमे तिब्बत में, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को खूब ढूंढा उन्होंने, साहित्यकार भी रहे हैं और इतिहासकार भी रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में जितना काम किया, मेरे जैसा आदमी तो 1000 जन्म लेके भी नहीं कर सकता। हमें सीखना चाहिए ऐसे लोगों से, नहीं सीखते हैं, गलती करते हैं। उनकी एक किताब है वोल्गा से गंगा, वो मेरी पड़ी है रैक में सामने, बहुत पहले पढ़ा था मैंने उसको। 20 कहानियां हैं उसमें, और 20 कहानियों में आप ये समझ लीजिए कि 8000 वर्षों तक का इतिहास समेट दिया उस व्यक्ति ने। यदि इतिहास कहानी है तो राहुल सांकृत्यायन ने जो वोल्गा से गंगा तक, दोनों नदियों के नाम हैं, वोल्गा से गंगा तक जो देखा और उसे अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने कौशल से लिखा, उसको पढ़ना चाहिए। अब कुछ लोग ये कहते हैं इतिहास ज्ञान है। जब हमने मानव के कल्याण का लक्ष्य बना लिया तो ज्ञान भी उसी का एक भाग है। चार्ल्स फर्थ महोदय कहते हैं कि इतिहास एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोगी है। तो बहुत पहले कह चुके हैं ऐसी बातें। पंचतंत्र को पढ़ेंगे, उसी में समझ में आ जाएगा आप। कुछ लोग ये कहते हैं कि इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस। देखिए, हम इस बिंदु पर अलग से भी चर्चा करेंगे कि इतिहास कला है या विज्ञान है। उस समय इसका विस्तार करूंगा मैं विषय का, और मैं आपको ये बताऊंगा कि विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय अवधारणा में, भारतीय विचारणा में जिसे हम विज्ञान कहते हैं, उसमें आप भाषा भी पढ़ सकते हो, उसमें आप इतिहास भी पढ़ सकते हो, उसमें आप वनस्पति शास्त्र भी पढ़ सकते हो, रसायन शास्त्र भी पढ़ सकते हो। ज्ञान की सारी शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो किस दृष्टि से विज्ञान है ये देखना पड़ेगा। अब वो साइंस क्यों है? जो लोग विज्ञान को साइंस समझते हैं वो इसकी व्याख्या साइंस समझ के करेंगे। वो कहेंगे कि
जो विज्ञान है, उनका विज्ञान, साइंस है, वो प्रयोगों से सिद्ध होता है। और वो ये कह देंगे कि जब युद्ध बार बार होते हैं तो उसमें धन और जन और धन का विनाश होता है, आदमी की बुद्धि खराब होती है, कहेंगे। और हमारा जो विज्ञान है वो इसको बड़े फलक पर देखता है। उसकी बात उस समय करेंगे जब हम इतिहास विज्ञान है या कला, उसमें मैं आपसे बात करूँ। अब एक विद्वान हुए थे कॉलिंगवुड साहब, उनका एक वाक्य है, ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री एज आइडियाज। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास। बहुत अच्छी बात है। हमारी जो अवधारणा है, जो मैंने अभी आपको बताई थोड़ी देर पहले, लक्ष्य क्या है, इस लक्ष्य का चिंतन हमारी बुद्धि में बिना विचार के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वही बात कॉलिंगवुड महोदय कह रहे हैं। स्वागत है आपकी बात का, आप ऐसा कहते हैं कि वो कहते हैं कि आदमी के दिमाग में विचारों की पुनरावृत्ति होती है, वो बार बार सोचता है, उसके सारे काम ही विचार करने से होते हैं। ऐसे नहीं, सही है, हम ना नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारी जो भारतीय विचारणा है उसका एक घटक है। ये कहना, सत्य का अन्वेषण करना भी घटक है, ये कहना भी एक घटक है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। यह कहना भी हमारी जो लक्ष्य की जो बात है इतिहास में, उसका है कि सामाजिक विज्ञान है एक इतिहास, या इतिहास कहानी है। इन सब को समेट लिया हमने पहले ही, है ना। तो वो कहते हैं कि सारा इतिहास ही विचारों का इतिहास, ठीक है। और इसका खंडन भी कर देते हैं कि प्रोफेसर बटरफील्ड कहते हैं कि भाई विचारों का इतिहास है तो फिर ऐसी चीजें हमारे सामने क्यों आ जाती हैं जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं, ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती हैं जिनके बारे में हम विचार नहीं करते। एक राजा यह विचार करके लड़ने के लिए जाता है दूसरे राजा से कि मैं जीतूंगा, और दूसरे वाला भी यही विचार करके उससे लड़ने आता है कि मैं जीतूंगा। दोनों के पास जीतने का विचार है, हार की कल्पना तो नहीं की किसी ने, लेकिन एक हारता है एक जीतता है। तो विचारों का इतिहास कहाँ होगा, घटनाएं कहाँ नियंत्रण में है। एक घटक के रूप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक इटली के इतिहासकार हुए बेनेडिटो क्रोचे, उनको भी बहुत कोट किया जाता है। ऑल हिस्ट्री इज कॉन्टेम्परेरी हिस्ट्री। संपूर्ण इतिहास आज का इतिहास है, समसामयिक इतिहास है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है उनका कि पुरानी घटनाओं को आप आज के संदर्भ में सोचते हैं, आप आज हैं तब आप पीछे का सोच रहे हैं। इसलिए तो इतिहास है वो समकालिक होता है, समकालीन है। सिकंदर नहीं रहा, कभी का चला गया, लेकिन सिकंदर के बारे में आज सोचते हैं, इसका मतलब सिकंदर है। समुद्रगुप्त नहीं है, लेकिन समुद्रगुप्त का चिंतन कर रहे हैं तो समुद्रगुप्त है। तो सही है, एक घटक है यह भी कि इतिहास कल्याण के, मानव कल्याण के लक्ष्य की ओर जाने का साधन है, जाने की प्रक्रिया है, जाने की गति है। उसी का यह भी एक भाग है कि सारा इतिहास है वो समसामयिक होता है। अब खंडन तो यूं कर सकते हैं कि आज वर्तमान में हम भविष्य की चिंता भी तो करते हैं, तो भविष्य भी समसामयिक हो गया इस दृष्टि से। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सरल शब्दों में ये कह सकते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है किसी विचारधारा से, हमारी असहमति है। सहमति भी हो सकती है, पूरी दुनिया एक है। ये जब हम बात कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, तो क्या यूरोपियन और क्या भारतीय। लेकिन जो विचार, जो चिंतन, जो निष्कर्ष एक व्यापक फलक पर होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, ये तय है।
एक बात का ध्यान रखिए, इतिहास की प्रकृति का ये एक बहुत बड़ा घटक है कि इतिहास अतीत और भविष्य को इस मानव मस्तिष्क के माध्यम से जोड़ता है। हमारा भविष्य सुंदर हो, भविष्य का मतलब वही नहीं जितने बचे हुए वर्ष हम जिएंगे, भविष्य का मतलब है हमारी आने वाली पीढ़ियां, संपूर्ण मानव जाति, चाहे वो कहीं हो दुनिया में। और मानव जाति ही क्यों, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, ये सब, इन सब का चिंतन, इन सब के कल्याण की भावना, यह एक स्वस्थ दृष्टिकोण होगा अतीत और भविष्य को जोड़ने का। आप देख रहे हैं ना, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ते हैं, इकोसिस्टम, फूड चेन समझते हैं ना, खाद्य श्रृंखला टूट रही है ना। क्यों टूट रही है? इसलिए कि हमने अतीत के माध्यम से भविष्य की चिंता करनी कम कर दी। और हमारे पूर्वजों ने क्या व्यवस्थाएं बनाई थी, कितनी सुंदर व्यवस्थाएं बनाई थी। पेड़ों को देवता बना दिया, जानवरों को देवता बना दिया, कितना बड़ा विज्ञान था, एक इकोसिस्टम बना दी। विवेकानंद जी कितनी सुंदर बात कहकर गए हैं कि जब तक इस धरती पर एक कुत्ता भी भूखा है तब तक इंसान को पेट भरकर खाने का अधिकार नहीं है। ये कोई छोटा मोटा चिंतन नहीं है, ये इतिहास को अतीत और भविष्य से जोड़ने का चिंतन है। तो बच्चों, मैंने आपको बड़ी सरल भाषा में, सीधे साधे तरीके से यह समझाने की कोशिश की कि इतिहास का स्वभाव कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसे होती है। इसे और सरल करूं तो आप ये समझिए कि इतिहास का स्वभाव ऐसा हो कि हमें दूसरों की चिंता हो। विवेकानंद जी का उदाहरण है, यहाँ तो इंसान ही इंसान की चिंता नहीं कर रहा है। एक नीरज का एक शेर है, गोपाल दास नीरज साहब का, कि मेरे दुख दर्द का हो तुझ पर असर कुछ ऐसा कि मैं भूखा रहूं तो तुझसे भी न खाया जाए। तो एक शुद्ध चिंतन हो, शुद्ध विचार हो, सात्विक विचार हो, और सबको साथ लेकर चलने का दृष्टिकोण हो, और फिर उसके साथ अतीत की घटनाओं को देखने की हम एक दिव्य दृष्टि विकसित कर लें, तो निश्चित रूप से इतिहास अपने मूल स्वभाव में रहेगा और हमारा भविष्य बहुत ज़्यादा सुंदर बनेगा। कल मैं आपसे इतिहास के क्षेत्र के बारे में बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।